हेलो मेरे शिखर बेच के वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अपने टॉपर बनने के सपने से एक कदम आगे मींस सेकंड स्टेप पर आ चुके होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पूरे मोटिवेशन और माइंडसेट के साथ आपका लक्ष्य आपको दिख रहा होगा कि हमें स्टेट रैंक फर्स्ट लेकर आना है। तो शिखर बेच के सेकंड चैप्टर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त आपका भाई विन्नू भैया आज लेकर आया हूं लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ द स्टोरन चाइल्डहुड। ठीक है, मजा आएगा आज के चैप्टर्स में। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले इसकी पूरी समरी देखेंगे, समरी के बाद इसका डीप एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड देन क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। कुछ चीजें जो फोर्थ नंबर पे मैं आप लोगों से पूछूंगा एंड यू हैव टू रिप्लाई मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो दैट आपका भी कुछ रिवीजन हो जाए। जैसे मैंने अभी आप लोगों से पूछा कि बताइए भैया चैप्टर फर्स्ट जो है वो किसने लिखा हुआ था, तो आप एक ही कॉमेंट में बता दीजिएगा। जैसे 5-6 क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, उसके आंसर आपको देना है। ठीक है, कि भैया चैप्टर फर्स्ट के ऑथर का नाम क्या है आपको ये बताना है। 2 डिस्ट्रिक्ट जो है उनके नाम बताना है जो कि जर्मनी के द्वारा कब्जे में कर ली गई थी, उन्हें गुलाम बना लिया गया था। आपको ये बताना है कि भाई एमएमएल को कितने साल हो गए थे मींस उस स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते, और एमएमएल कौन सी लैंग्वेज पढ़ाते थे। आपको ये भी बताना है कि फ्रांस जो है उसको एमएमएल सर के द्वारा कौन सा होमवर्क दिया गया था। तो दिस क्वेश्चन समटाइम्स कम इन योर ऑप्टिकल थिंग्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं, एमसीक्यूज में आ जाते हैं, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन भी होगा एंड यू विल ऑल्सो एंजॉय। एंड यस कि अब भाई अपना रिवीजन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अपन आगे के लिए बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम भैया। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लोस्ट स्पिरिंग स्टोरी ऑफ स्टूडेंट चाइल्डहुड। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं, लेखिका के बारे में जान लेते हैं। इतनी मेहनत करी बेचारी ने, पता नहीं किन कौन कौन से जो बॉयज है, जो गर्ल्स है, जो अपने घर से सक्षम नहीं है, उनके पास घूम फिर के अपने पास बताया, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि ऐसे बच्चे भी हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो ऑथर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एनिस जंग जिनका जन्म 1944 में हुआ था। राउल केला नाम, जहाँ पे मतलब वो अपना पूरा बचपन है जो है वहाँ पे बचपना पूरा का पूरा उन्होंने वहीं पे बिता दिया। और ये राउल केला कहाँ पे है बेटा, ये हैदराबाद में है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, शी रिसीव्ड हर एजुकेशन, उन्होंने अपनी एजुकेशन मतलब जो है मतलब जैसे 5वीं तक, 8वीं क्लास तक, 11वीं 12वीं तक वो उन्हें हैदराबाद से करी। फिर उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चली गई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ध्यान रखना। ठीक है, हर पेरेंट जो है वो दोनों के दोनों राइटर्स थे, मतलब राइटिंग इनके खून में ही थी, लिखना तो इनका बिल्कुल याद ही था इनको कि भाई अपन कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं लिखने में, तो क्योंकि माता पिता का गुण ही लिखना था। वो भी लेखक ही थे, लेखक लेखिकाएं। तो एनिस जंग में वो गुण तो पहले से मौजूद था, मतलब ब्लड में ही था उनके। ठीक है, एनिस जंग जो है भैया अब क्या कर रही हैं आगे देख लेते हैं। एनिस जंग भैया उन्होंने अपना करियर जो है राइटिंग इंडिया से स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, ऐसा नहीं है कि अपन बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले से वो लिखने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी। ठीक है, वो एक एडिटर और कॉलमनिस्ट, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, उनकी जो अचीवमेंट्स है वो भी लिखी हुई है, जो आप लोग पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, अब कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि चैप्टर में आपको कौन कौन से कैरेक्टर दिखेंगे। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जिसका नाम है साहेब ए आलम। साहेब एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बेटा, इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों को याद ही रखना है। एक यंग रेक पिकर है। रेक पिकर मतलब होता है कि कूड़ा कचरा उठाने वाला, देखा होगा आप लोगों ने, जो एक थैली यहाँ से ऐसे रख लेते हैं और कचरे के ढेर में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। सो उसके ऊपर से कहानी है जिसका नाम है साहेब आलम। ठीक है, जो कि सीमापुरी दिल्ली में अभी रहता है। पूरी स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं अगर आप थोड़ा सा मीन्स ब्रीफली ना बताते हुए थोड़ा इन नटसेल बताऊं तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो है साहेब आलम जो है वो भाई कुल मिला के मीन्स बांग्लादेश के ढाका से 1971 में आया है। और वहाँ किस वजह से वहाँ से आया है, बांग्लादेश के ढाका शहर से वो वहाँ से इसलिए आया हुआ है क्योंकि वहाँ पर जो तेज आंधी तूफान आए थे जिसने उनके घर खेत खलियान सब नष्ट कर दिए थे, भूमि बंजर हो गई थी। वहाँ पर जीना और अपने मतलब अपने जो लाइवलीहुड है उसे मीन्स ग्रो करना, उससे मीन्स कंटिन्यू करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया था। तो इन साहेब जैसे ऐसी कई सारी फैमिलीज जो थी वो कहाँ पे अपने यहाँ आ गई थी सीमापुरी दिल्ली में। ठीक है ना, इस तरह से इसकी कहानी है। बाकी अपन लोग स्टोरी में पढ़ेंगे कि क्या अपने को सीखने को मिलता है। मुकेश जो है वो फिरोजाबाद में रहता है और इसकी जो फैमिली है वो क्या किस चीज़ से बिलोंग करती है, बेंगल मेकर से। ठीक है, बेंगल मेकर मतलब चूड़ियाँ वगैरह बनाना। तो भाई उसकी पूरी फैमिली चूड़ी वगैरह बनाती है और ये जो है वो एक अलग ड्रीम रखता है। इसके पूरे खानदान में पूरी मतलब चूड़ी बनाने में इनकी ज़िंदगी निकल गई। इसके पापा, इसके पापा के पापा, इसके पिताजी के पिताजी, कई सारे लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। तो स्टोरी में अपन लोग पढ़ेंगे। लेकिन मुकेश जो बनना चाहता है वो बनना चाहता है मोटर मैकेनिक।
इसमें मुकेश की स्टोरी में एक और भैया एक और कैरेक्टर है जो है मुकेश की ग्रैंडमदर, जो कि बहुत अच्छा एक लाइन बोलती है कि क्या ये जो लाइन है जिसमें मैंने अपने बेटे को देखा है, अपने पति को देखा है और अपने ससुर को देखा है इस चूड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करते हुए, इस कारखाने में काम करते हुए, जिसमें मेरे पति ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी और अब मेरे पोते भी वही काम कर रहे हैं, मेरे बेटे के बेटे मतलब मेरे पोते भी वही काम कर रहे हैं। तो ये भगवान के द्वारा जो लाइन बनाई गई है, शायद ये लाइन कोई तोड़ नहीं सकता, कोई होगा ऐसा कोई इंसान जो इसे तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा। सो दिस लाइन टच डायरेक्टली और हार्ट टचिंग स्टोरी, तो मजा आएगा। साहिब के फ्रेंड्स भी इसमें रहते हैं, पढ़ेंगे अपन, साहिब के कुछ फ्रेंड्स आएंगे तो देखेंगे उनके बारे में। और खुद नरेटर एनिस जंग जो हर बार ऑब्जर्व करती है पूरी स्टोरी को, ये आपको कहीं भी बीच में मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन से वर्ड्स नरेटर ने बोले, आपको स्टोरी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ये था इसका प्लॉट। तो अब स्टार्ट करते हैं वर्क को, ठीक है। तो भैया लाइन जो स्टार्ट होती है ना, लाइन जो स्टार्ट होती है वो इस लाइन से स्टार्ट होती है, आप ये ध्यान ही रखें बेटा, ठीक है। मैं बोल देता हूं, ठीक है, मैं इस लाइन को लिख देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। समटाइम्स I find a rupee in garbage dumps, या फिर ₹1 मतलब मैं, मुझे कभी कभी ₹1 का नोट मिल जाता है, ये वो एक कैसे वो ₹1 मिल जाता है या ₹5 मिल जाते हैं, ₹10 मिल जाते हैं, ये साहिब बोलता है, ये लाइन साहिब की है, ठीक है। अब वो लेखिका जब ये लाइन बोलती है तो लेखिका उससे ये क्वेश्चन पूछती है कि आप ये काम क्यों करते हो, ठीक है। ये लेखिका पूछती है। भाई सीन ये है कि जो साहेब जो है वो कचरा बीन रहा होता है और लेखिका उससे पूछती है कि आप ये काम क्यों करते हो, तो वो रिप्लाई करता है कि कभी कभी मुझे इसमें ₹5, ₹10 या ₹1 मिल जाता है। ये सीन है, ठीक है। अब मैंने साहेब से ये प्रश्न पूछा जो मुझे हमेशा मेरा सामना उससे होता है हर सुबह, ठीक है, स्क्रोंगिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। भाई मतलब खगोलते हुए गोल्ड के लिए, गोल्ड की खोज में, मतलब गोल्ड का मतलब वही वाले कोइंस या सिक्के वगैरह, ₹1, ₹2, ₹5, किसमें, गार्बेज डम्प्स मतलब कचरे के ढेर में। कचरे के ढेर में जो मेरे पड़ोस में एक कचरे का ढेर है उसमें गोल्ड की खोज में, मतलब एक सिक्के की खोज में, हर सुबह मेरी जो सामना होता है एक साहिब नाम के लड़के से, मैं उससे पूछती कि आप ये काम क्यों करते हो, तो रिप्लाई देता है कि मुझे कभी कभी ₹5 मिल जाते हैं, कभी कभी ₹10 मिल जाते हैं। अब भाई थोड़ा सा अपन ब्रीफली जाते हैं कि क्या सीन है, या जब रिप्लाई करती है तो इसका एक और रिप्लाई साहब देता है। अब थोड़ा साहब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। साहब जो है वो उसने लेफ्ट कर दिया उसके घर को बेटा कई साल पहले, लॉन्ग एगो, कई समय हो गया है, जो कि सेट था एमिट्स था, उसका जो घर था ना वो ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, मतलब जो मैंने बताया था बांग्लादेश में ढाका है, वहां पर उसके हरियाली भरे क्षेत्र, खेत वगैरह थे, उसके बीच में उसका घर मौजूद था। उसका जो घर है वो अब एक डिस्टेंट मेमोरी बन गया, मतलब एक धुंधली सी याद बन गया है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे, मतलब जब वो ढाका में रहता था तो कई सारे आंधी तूफान स्टॉर्म्स आए थे जिन्होंने पूरी तरह से मिटा दिया था, स्विफ्ट अवे कर दिया था किसको, उसके खेतों को और उसके घर को, जिसकी वजह से उसके घर खेत सारे बर्बाद हो गए। उसकी मम्मी ये बात बताती रहती है, ठीक है। अब अपन आते हैं फिर से कि भैया वाई डू यू डू दिस, साहेब से वो पूछती है जो हर बार उसे आपके पड़ोस में मिल जाता है वो कचरे के ढेर को खगोलते हुए, तो साहेब उसे रिप्लाई करता है दैट्स वाई द लेफ्ट, अच्छा इस अभी रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो इस वजह से उन्होंने लेफ्ट कर दिया था लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाम, इसलिए उन्होंने अपने खेतों और घरों को मींस नष्ट का मतलब छोड़ दिया था और वो यहाँ पे दिल्ली में आ गए थे, सीमापुरी में, जो अभी अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई होगी। मैं एक बार अगर 2 मिनट में आप लोग को एक्सप्लेन करूँ तो भाई सिंपल सी बात है, लेखिका एक क्वेश्चन करती है एनिस जंग साहब से कि तुम ये काम क्यों करते हो, और फिर उसके बारे में बताती है थोड़ा सा कि ये मुझे हर सुबह मिलता है, जो कि स्क्रोंगिंग करता रहता है, मतलब खगोलता रहता है कचरे के ढेर को, कचरे के ढेर में सिक्के ढूंढने के लिए। उसका घर जो था वो ढाका में था, हरियाली भरे खेत थे, लेकिन सारे पूरी तरह से भूमि नष्ट हो गई, बंजर हो गई, आंधी तूफान आए जिससे उसके खेत घर वगैरह सब बर्बाद हो गई। ये उसकी मम्मी से बताती रहती है, समझ में आ गई बात, ये चीज है। लेकिन इसलिए अब यही वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर वगैरह छोड़ दिया था, ये उसकी मम्मी से बताती रहती है। तो भैया अब लेखिका ने क्वेश्चन पूछा था कि तुम ये काम क्यों करते हो, तो आगे देखिएगा। वो रिप्लाई करता है कि मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, आई हैव नथिंग टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, मतलब वो कुछ ऐसा काम करता भी रहता है, लेखिका की ओर देखता नहीं और ऐसे बोलता है मेरे पास ऐसा कुछ करने के लिए नहीं, अब क्या करूं मैं, ठीक है, यही काम कर लेता हूं और क्या, ठीक है। तो अब वो बोलती है गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड।
अब भाई कुल मिला के वो बोलती कि स्कूल जाओ, लेकिन ग्लिबली, आई से ग्लिबली, जैसे मैंने बोला तो अपना मुंह दबा लिया इस तरह से, ग्लिबली मतलब थोड़ा मैंने सोचा उसके बारे में कि मैंने क्या बोल दिया जल्दी जल्दी में, और रियलाइज, एहसास होता है उसको तुरंत ही, क्या एहसास होता है कि ये कितनी खोखली एडवाइस है उसके लिए, जो कोई, जिसका कोई मतलब नहीं है, कितना खोखली एडवाइस है जिसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि स्कूल जाने की उसकी कंडीशन होती तो वो यहां होता ही नहीं, सिंपल सी बात है। समझ में आ रही बात, ये चीज है। तो भैया अब वो रिप्लाई भी करता है कि यार मेरी जो पड़ोस है ना, इस पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, तो व्हेन दे बिल्ट वन, जब वे लोग इसे बना देंगे, दे मतलब कौन, ये गवर्नमेंट वगैरह जो भी है भैया, सरकार वगैरह बना देंगे, तो मैं जरूर जाऊंगा, आई विल डेफिनेटली गो। ठीक है, मैं जरूर चला जाऊंगा। अब लेखिका और साहेब की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब लेखिका क्या बोल रही है, यदि मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम जाओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने मजाक मजाक मुझसे पूछा कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करती हूं तो क्या तुम जाओगे क्या बेटा? वो बोलता है कि यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, अपने चेहरे की स्माइल को बताते हुए वो बोलता है कि हाँ मैं डेफिनेटली जाऊंगा, आप स्कूल ओपन तो करो, मजा आ जाएगा फिर ना। ठीक है, मतलब स्माइल स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन बाद भाई वो फिर से मिलता है, मतलब वो लेखिका को देखता है, लेखिका जा रही होती है, एक सुबह की बात है, और वो मतलब उस लेखिका की ओर दौड़ रहा होता है, और वो बोलता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? आपका स्कूल तैयार हो गया कि आपने जैसा बोला था वो, है ना? अब यहां पर लेखिका को बुरा लगता है, यहां पर लेखिका को क्या होता है बेटा, एम्बेरेसमेंट फील होता है। अब ये पहले बोलती हो कि भैया थोड़ा समय लगेगा, इसमें टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल को बनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो एम्बरेसमेंट होता है, उसको थोड़ा शर्मिंदगी फील होती है। क्यों शर्मिंदगी फील होती है? क्योंकि वो कहती है कि ऐसे कई सारे प्रोमिसेस जो लोगों ने किए होंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा। जैसे मैंने भी इससे एक प्रॉमिस किया जिसका मतलब मैंने सोचा भी नहीं उस प्रॉमिस के बाद कि मुझे इस प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए। तो ऐसे कई सारे वादे इससे किए होंगे लोगों ने और वो तोड़ दिए होंगे। कभी कभी इससे काम करवा लिया होगा और पैसे नहीं दिए होंगे लोगों ने। सो दिस इज द थिंग, ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा। लेकिन ये जो प्रोमिसेस है, मतलब मेरे तरह कई सारे लोगों ने किए, उसकी अबाउंड इन एवरी, ये उसके चारों ओर जिन भी लोगों ने किए, कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिंक वर्ड, मतलब उसके ब्लिंक वर्ड में, मतलब उसके बेरंग दुनिया में हर रोज कोई ना कोई ऐसे प्रोमिस तोड़ता होगा, जैसे मैंने आज तोड़ दिया। ठीक है, कई सारे महीनों तक उसे पूरी तरह जानने के बाद मैंने सोचा, मैंने उससे पूछा उसका नाम क्या है, और उसने नाम का रिप्लाई किया, द नेम ऑफ दैट वन बॉय साहेब इज साहेब ए आलम, याद रखना, साहेब ए आलम। ठीक है, ही अनाउंसेस, वो प्रोनाउंस करता है, मतलब वो अनाउंस करता है डायरेक्टली, वो बोलता है कि मेरा नाम जो है वो साहेब ए आलम है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता है कि उसके नाम का मतलब क्या है बेटा। और उसके नाम का मतलब क्या है, यदि वो जानेगा कि उसके नाम का मतलब है ब्रह्मांड का भगवान, ब्रह्मांड का देवता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ध्यान रखना ये। तो उससे थोड़ा समय लगेगा, हार्ड टाइम लगेगा बिलीव करने में, विश्वास करने में कि यार मेरे नाम का इतना बड़ा मतलब होता है क्या। एंड आई थिंक इट्स ट्रू, सच में उसे नहीं पता है कि भाई वो कूड़ा कचरा उठाता है, उसका नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये चीज है ना। अनजान इस बात से कि उसके नाम का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट्स, उसका नाम किस बात को प्रस्तुत करता है, वह इधर उधर भागता रहता है गलियों में अपने दोस्तों के साथ। और क्या करता है, एक आर्मी, एक जो यूनिटी है, वो नंगे पैर लड़कों की, वो ऐसे कैसे निकलते हैं, एंड वो अपीयर होते, प्रदर्शित होते हैं सुबह में वो दिखते हैं सारे के सारे नंगे पैर, जूते चप्पल नहीं है कुछ बच्चों के पास, तो बहुत सारों के पास, एक मॉर्निंग बर्ड्स की तरह निकलते हैं, सुबह के पक्षी की तरह निकलते हैं, और आफ्टरनून में वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं पूरे के पूरे सभी बच्चे। और कई सारे महीनों तक मैंने उन्हें देखा, मैंने जाना, और मैं जानने के बाद मैंने सोचा उन लोगों से कि मैं इन सबसे मिलती हूँ, इन सबसे बात करती हूँ, और बात करते क्या होता है देखते हैं। तुम चप्पल, सॉरी, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल, से ना, तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो, आपकी चप्पल कहाँ है, मतलब कुल मिला के बात है चप्पल नहीं है। एक लड़के से लेखिका ने पूछा, 5-6 लड़के होंगे तो एक लड़के से लेखिका पूछ रही, इन सबसे मिलने के लिए आई लेखिका। ठीक है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग डैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी मम्मी जो है ना वो शेल्फ से निकाल के नहीं देती है, इसलिए मेरे पास चप्पल नहीं है। एक लड़का वो रिप्लाई देता है। ठीक है, तो भाई वो भी मतलब बहुत अच्छे थे, ही अनाउंस सिंपली, मतलब बहुत आसान लैंग्वेज में जवाब देता है, एक छोटा सा बच्चा जो जवाब देता है उसी में, मेरी मम्मी जो है ना शेल्फ से निकाल के नहीं देती है, इस वजह से मेरे पास चप्पल नहीं है। तो भाई अब देखते हैं, even if she did, he will throw them off, it's another who is wearing shoes that do not match। अब वो जो बोलता है ना लड़का लेखिका को कि मेरी मम्मी शेल्फ से निकाल कर नहीं देती है, तो उसके साइड वाला लड़का जो है वो रिप्लाई करता है कि भले अगर इसकी मम्मी जो है ना वो निकाल के भी दे देंगे ना, तो ये थ्रो देम ऑफ,
उन चप्पल्स को फेंक देगा, इसलिए इसकी मम्मी से शेल्फ से निकाल के ही नहीं देती है ना। वो दूसरा लड़का बोलता है जिसने शूज पहने हुए, वो भी क्या, डू नॉट मैच, एक रेड कलर का एक ब्लैक कलर का, ऐसे शूज पहने, मतलब वो मैच नहीं हो रहे शूज, ठीक है ना, ये चीज है। अब व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब उसने जूते पे कमेंट किया लेखिका ने कि तुम्हारे दोनों शूज अलग अलग क्यों हैं, अब इसके ऊपर क्या रिप्लाई होता है देखता है। ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, वो कुछ नहीं कह पाता है और अपने पैरों को सफल करता है। अपने पैरों को सफल करने से कहने का मतलब एक पैर को दूसरे पैर से दबाकर रखना, ऐसा कि दूसरा पैर दिखे नहीं, इस तरह से सफल करने लग जाता है वो थोड़ा सा, ठीक है। अब एक और लड़का बोलता है कि यार मुझे जूते ही चाहिए, मैं तो जूते ही चाहिए, मेरे को जूते चाहिए, मतलब कुल मिला के पहनने के लिए, है ना। हाँ, वो एक तीसरा लड़का ऐसा बोलता है, Who has never owned a pair of all his life, उसने अपने जीवन में कभी भी देखे ही नहीं थे जूतों, एक जोड़ी जूते देखे ही नहीं थे शायद उसने, नेवर ऑन, कभी उसके पास आए ही नहीं जूते ऐसे, मतलब ये है, ठीक है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे शहर में यहां पर इधर उधर भागते फिरते रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज एंड विलेजेस रोड्स, मैंने कई सारे शहरों में और कई पूरे देश विदेश में घूमने के बाद मुझे पता चला कि रोड में भी, गांव में भी, गांव के रोड पर भी, शहर के रोड पर भी ये लोग नंगे पैर इधर उधर भागते फिरते रहते हैं। इनके जैसे, साहेब के जैसे कई सारे बच्चे जो हैं वो आज भी बेघर हैं, उनको एक जॉब की तलाश नहीं है, उनको उनका बचपना चला जाता है जो मतलब काम करने के लिए, उनको स्टडी की तलाश है, लोगों को नहीं पता है कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक काम की, किसी चीज़ की, तो लोग नहीं समझ पाते इन चीज़ों को, ठीक है। अब आगे बोल रहे इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये भैया पैसे की कमी नहीं है। अब लेखिका का यहाँ क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा, बेटा ध्यान रखना, दो एक्सप्लेनेशन देती है वो कि यह पैसों की कमी नहीं है, यह तो एक परंपरा, इन लोगों की ट्रेडिशन है कि भैया अपने को नंगे पैर ही रहना है, ठीक है। यह एक अर्थ है इन लोगों का, यह वो मतलब लेखिका बताती है, अपने अपने विचार रखती है उन सभी बच्चों से मिलने के बाद कि ये क्या नंगे पैर से घूमते रहते हैं ना, तो ये रीजन पता है क्या है, ये ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है, ये एक्चुअली क्या, ये पहनना नहीं चाहते, ये लोग बताना चाहते हैं यस कि हम गरीब हैं, ताकि हम किसी से भी कुछ मांगे तो वो हमसे मना ना करे, ये लेखिका का थॉट है यहाँ पर, है ना। आई वॉन्डर इफ, मुझे इस बात से मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, यह एक बहाना है ये समझाने का लोगों को कि परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी है ना, उस गरीबी के स्थिर स्तर को, मतलब एक उनका लिमिट है, उनके एक स्तर है उनका गरीबी का, उसको बताने के लिए, उनको एक्सप्लेन समझाने के लिए उनके पास एक बहाना है ये कि भाई हम गरीब है। बट ये सही है गलत है, दिस इज नॉट ट्रू गाइस, हम लोग कह नहीं सकते, बट ये लेखिका का थॉट है, ठीक है। आगे देखिएगा। अब यहीं पर देखो मैं बता दूं आप लोगों को, ये एक एग्जर्प्ट है ना, थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालेगा भी सही। अब यहां पर लेखिका जो है वो एक और स्टोरी बताने लग जाती है, स्टोरी में स्टोरी, ठीक है, स्टोरी में स्टोरी आ गई है, तो ये थोड़ी सी जो साहिब की स्टोरी अपनी से थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर एक स्टोरी लेखिका इन सभी बच्चों को एक एक्सप्लेनेशन को बताने के बाद यहाँ पर लेखिका एक स्टोरी बताती है श्रीलंका के उडुपी शहर की। तो वो जानती है, वो बोलती है कि भैया मुझे एक याद आती है कहानी जो कि उडुपी शहर में है, ठीक है। और मुझे बताया गया था उसके बारे में कि एक यंग लड़का है भैया जो कि भाई स्कूल जाता है और उसके साइड में एक मंदिर भी है, और वो जब भी, और उसके पिताजी वहाँ के पृष्ठभूमि पुजारी भी, और वो जब भी मंदिर में जाता है ना तो वो मतलब वहाँ पे रुक जाता है मंदिर के पास और प्रे करता है फॉर पेयर ऑफ शूज, मतलब वो एक बहुत गरीब लड़का है, स्कूल तो जाता है वो, लेकिन उसके पास जूते नहीं है, तो वो हर बार माता जी से, गॉडेस से, टेम्पल में जो भी देवी देवता है उनसे क्या मांगता है, पेयर ऑफ शूज मांगता है। 30 साल बाद जब वो फिर से वहां पे विजिट करती है उस टेम्पल में, तो वो देखती है कि वहां पर भाई पूरा एयर ऑफ डेजोलेशन, मतलब जो एक वो पूरी तरह से रेगिस्तान टाइप था वो पूरी तरह हट गया है, बहुत अच्छे तरीके से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये सारी चीजें उसने देखी यहाँ पे। बेकयार्ड में भैया क्या है, वेयर लिव्ड इन अ न्यू प्रिस्ट, अब वहाँ पर एक बेकयार्ड में पीछे की ओर नया प्रिस्ट रहता है, नया पुजारी रहता है, और वहाँ पर रेड एंड वाइट प्लास्टिक की चेयर्स वगैरह भी लगी हुई है, ठीक है, मतलब सारी सुख सुविधाएं हैं। अब 30 साल बाद किसी एक लड़के का सपना पूरा हो रहा है यहाँ पर, मतलब वो पृष्ठ जो जो लड़का दुआ मांग रहा था, हो सकता है ये उसका बेटा हो, ठीक है। एक यंग बॉय आता है, ये यंग बॉय है, ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई इसने मस्त तरीके की, और वो शॉक्स वगैरह और उसके शूज वगैरह सारे पहने हुए हैं, और वो जल्दी आता है पेंटिंग, मतलब थोड़ा सा दुख में, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, वो बेड वगैरह रखकर उसके स्कूल बैग को ऐसे फेंक देता है, और वो परेशान रहता है, मतलब उसके पास शूज भी है, सॉक्स भी है, यूनिफॉर्म भी है, सारी चीजें उसके पास, मतलब ये हो सकता है कि उस पृष्ठ का, जो पृष्ठ उस टाइम पे छोटा बच्चा स्कूल जाता था ना, 30 साल बाद शायद हो सकता है उसके बेटे को वो सारी चीज मिली हो और वो भी दुखी है। तो ठीक है ना, समझ में आ रही कहानी, ये इस तरह से, ठीक है।
उस बॉय को देखकर मुझे याद आती है एक कहानी कि एक दूसरा लड़का था जो कि यहाँ पर इसी मंदिर में हर रोज एक क्या मांगता था, दुआ मांगता था कि मुझे एक शूज, एक जोड़ी जूते मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये पेयर ऑफ शूज मिल जाए तो अच्छी बात है। लेट मी नेवर लूज देम, और मैं कभी उन्हें ना खोऊं। गॉडेस ने शायद कहानी सुन, मतलब उनकी प्रार्थना को सुन लिया, लेकिन सुना 30 साल बाद, शायद उनके बेटे को ये चीज मिल रही हो। ठीक है, यंग बॉयज, ऐसे कई सारे ऐसे कम उम्र के लड़के, लाइक द सन ऑफ पृष्ठ, उस जो पृष्ठ था उस पुजारी का जो बेटे हैं, उनकी तरह कई सारे लोग आज भी शूज नहीं पहन रहे। नाउ वो शूज उन लोगों ने तो पहन लिए शूज जो बड़े हैं, मतलब जो अब उनके बेटे होना गए हैं। जैसे मैं बोलूं आपको कि मेरे पिताजी स्कूल नहीं गए, मेरे पिताजी का सपना था भाई मैं स्कूल जाऊं, तो मेरे पिताजी ने कैसे भी करके मुझे स्कूल पहुंचाया। ठीक है, अब मेरा ड्रीम क्या है कि मैं जो नहीं कर पाया वो मेरे बेटे करें, और मेरे बेटे का ड्रीम क्या होगा। तो दिस इज द रीजन गाइज, ये प्रोसेस, ये सर्कल है, चलता रहता है। अभी जैसे मैं एक बात बोलूं तो मेरे पिताजी कभी स्कूल नहीं गए, मेरे पिताजी ने उनके भाई को, मतलब मेरे अंकल को पढ़ाया, वो 5th क्लास तक पढ़े, और उसके बाद मेरे जो बड़े भैया हैं वो 12th तक पढ़े। आफ्टर दैट मैं जो हूँ वो मीन्स ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने तो यूजीसी नेट पीएचडी वगैरह सब कर रखा है। सो ये लाइन जो है ये चलती गई। अब मैं जो ये सोच रहा हूँ, मेरी जो आने वाली जनरेशन है भाई, मैं उसको तो हर चीज़ करवाना चाहूँगा। तो दिस इज द थिंग, समझ में आ रही है ना बात, ये चीज़ है यहाँ पर। तो कई सारे लोगों को तो अपने जूते मिल गए भाई, कुल मिला के बात ये एक जनरेशन के हिसाब से। लेकिन कई सारे ऐसे बॉयज हैं जैसे कि रैक पिकर्स, रैक पिकर्स मतलब कूड़ा कचरा उठाने वाले लोग, मेरे घर के सामने ऐसे अभी भी शूजलेस है, उनके पास अभी भी जूते नहीं है यार, सोचो जरा, है ना, ये चीजें है। आगे, जो मेरी जब ये एक्वांटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स, मेरी जो पहचान उन लोगों से हुई, उन कूड़ा कचरा उठाने लोगों से, लीड्स मी टू सीमापुरी। और फिर मुझे उन लोगों ने कहा था खींच लिया सीमापुरी तक, मतलब मैं सीमापुरी में पहुंची। वहां पर भाई कुल मिला के क्या है, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के पेरीफेरी, मतलब जगह पर है ये, 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट। मतलब ये जो सीमापुरी है ना, ये दिल्ली से तो बहुत दूर है, ऐसा लगता है। कैसे दूर है, मेटाफोरिकली, मतलब विकास के रोड में तो बहुत दूर है, वैसे 1-2 किलोमीटर ही दूर है किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन मेटाफोरिकली मतलब विकास के तौर पे सीमापुरी बहुत दूर है दिल्ली से, लेकिन ऐसे ही 1 किलोमीटर दूर है। तो मैं दिल्ली वो सीमापुरी में जाती हूँ। दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। भाई वहां पर कई सारे स्क्वाटर्स रहते हैं, मतलब आगंतुक, वहां से दूसरी शहर से आए हुए लोग। ठीक है, वो रहते हैं, बांग्लादेश से आए थे। वो कब आए थे, 1971 में, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, साहिब की जो फैमिली थी वो उनमें से एक थी जो अभी सीमापुरी में रहती है। सीमापुरी में भाई, जो कि अब पहले एक वाइल्डरनेस था, मतलब एक जंगली इलाका था, और अब भी वो वही है। इट इज स्टिल इज, अब भी वही है वो, ठीक है, इट स्टिल इज, देखा, अभी भी सेम है वो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वहां पर अब क्या है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो जंगली इलाका है ना, वो खाली नहीं है। वहां पर कौन रहते हैं, इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, कीचड़ में भाई, कीचड़ ही कीचड़ है पूरा चारों ओर, विद द रूफ्स ऑफ टीन, छत काय के बने हुए, टीन के बने हुए, टीन मतलब वो टारपिन वगैरह लगाते हैं ना अपन, इस टाइप से, वो पॉलीथीन वगैरह है उस टाइप से। एंड ये टारपिन, ये उससे उसके बने हुए छत वगैरह, मतलब छत भी पक्की छत नहीं है। ठीक है, डिवाइड ऑफ सेवेज, मतलब जो सेवेज, जो गलियां वगैरह है, ड्रेनेज वगैरह है, जो नालियां वगैरह, वो डिवॉइस से पूरी तरीके से कैसे भरी हुई है, पानी बराबर कीचड़ ही कीचड़ रखा हुआ पूरा। रनिंग वाटर, पानी वहां पे से बह रहा है। लीव 10,000 रेक पीकर्स, 10,000 के लगभग, लगभग 10,000 रेक पीकर्स उस सीमापुरी में रहते हैं। रेक पीकर्स, कूड़ा कचरा उठाने वाले लोग। समझ में आ रही बात, ये देखिए, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल लगभग उनको हो गए यहाँ पर रहते रहते, विदाउट एनी आइडेंटिटी, कोई उनके पास पहचान नहीं है, बस वो रह रहे, 30 साल से ज्यादा हो गए उनको। विदाउट परमिट्स, उनके पास परमिट भी नहीं है। अब आप बोलोगे सर आइडेंटिटी नहीं है ना, फिर परमिट नहीं है, हाँ परमिट बिल्कुल नहीं है, बट विथ राशन कार्ड। अब राशन कार्ड भी एक पहचान पत्र ही है वैसे तो, लेकिन अब यहाँ पे क्यों दिया गया है वी ऑल्सो डोंट नो, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है कि भाई वो क्या कर सकते हैं, वो उनका नाम वोटर आईडी में जमा करा सकते हैं, और उससे उनका लिस्ट में नाम आ जाता है, वोटर लिस्ट में, और इनेबल हो जाते हैं वो कुछ ग्रेन, अनाज वगैरह खरीदने के लिए। ठीक है, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। भाई जो भोजन है ना, वो भोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक पहचान की जगह पर। मतलब किसी को पहचान नहीं चाहिए यहाँ पे, भाई हमें भोजन चाहिए, सुबह शाम खाना खा ले हम, पहचान बाहर में जाए। तो दिस इज द थिंग, कई सारे लोग इसलिए भी जीते हैं इंडिया में, कई सारे लोगों के पास, मतलब सच में उनकी पहचान बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, दिस इज अ गुड थिंग। होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार, है ना, सॉरी। देन वी आर गोना स्टार्ट।
हाँ तो मित्रों रेडी, करते स्टार्ट। ओके, यदि दिन के अंत में, यदि एट द एंड ऑफ द डे हम भाई कुल मिलाकर कुछ खाए, कुछ मतलब खा लेते हैं या खिला देते, फिर मतलब खिला देते हैं हमारी फैमिली को कुछ, एंड गो टू बेड विदाउट, और हम बेड पर चले जाते हैं विदाउट एन एचिंग स्टोमक, और बिना पेट दर्द की हम कहा चले जाते हैं, बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं, तो वी वुड रेदर लिव हियर, तो हमें यहां पर रहना पसंद होगा, देन इन द फील्ड ऑफ दैट गिव अस नो ग्रेन, उस खेतों की जगह पर, उन खेतों की जगह पर जो हमें भोजन ही नहीं दे सकती, जो हमें अनाज नहीं दे सकती। क्या कौन बोलते हैं ये वर्ड? ये बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेटर साड़ीज। ये वो महिलाएं बोलती है जिनकी साड़ी फटी हुई है, ग्रुप महिलाओं का एक ग्रुप है जिनकी साड़ी वगैरह थोड़ी सी फटी हुई है, ठीक है। और जब वो ये पूछती है कि भाई यहाँ से आपने अपने घर वगैरह को और ब्यूटीफुल जगह को क्यों छोड़ दिया, लेखिका, और नदियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें इनको क्यों छोड़ दिया, तो एक महिलाओं का ग्रुप है वो ये जवाब देती है कि भाई दिन के अंत में अगर हमारी फैमिली को हम लोग खिला देते हैं और बेड पर चले जाते हैं, मतलब उनको बिना पेट दर्द किए उनको अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को हम सुला देते हैं, तो हम वहां रहना पसंद करेंगे जहां पर हमें खाना मिल जाए, उस जगह की तुलना में जहां पर वो अनाज ही नहीं देती। भले वो सुंदर जगह हो लेकिन वो अनाज ही नहीं दे पाए तो क्या मतलब है, ये चीज है कहने का, ठीक है। आगे, वेर एवर दे फाइंड फूड, जहां भी उनको भोजन मिल जाता है वो वहीं पर अपने टेंट वगैरह लगा लेते हैं, एंड ट्रेजेंट होम्स, और वहीं पर अपना ट्रांजिट होम बना लेते हैं, मतलब एक तरीके का टेम्पोररी घर बना लेते हैं वहीं पे, ठीक है। चिल्ड्रन ग्रो होते हैं भाई वहीं पर, ग्रो अप होते हैं, अपने पेरेंट्स से कुछ चीजें सीखते हैं और उनके पार्टनर्स बन जाते हैं सर्वाइवल का, ठीक है। कौन? बच्चे, बच्चे भी उनकी हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की वर्क वगैरह कराने में। देखा होगा कहीं ईंट बनाने वाले की जगह पर आपने देखा होगा तो छोटे छोटे बच्चे, मैंने एक रील्स में भी देखा हुआ था कि एक छोटा बच्चा वो ईंट को उठाता है और वो पूरी ईंट को पलटने का काम उसके पिताजी मतलब देते नहीं, वो खुद करता है, उसके पिताजी दूसरे रूम में होता है, वो छोटा सा बच्चा, और छोटा सा यार 4-5 साल का, वो बेचारा, मतलब वो ईंट कितनी वजन की होगी उसके लिए, और वो ऐसा मोड़ता है उसको, पलटी करता है, फिर दूसरी पलटी करता है, पीछे खिसकता था, फिर तीसरी ईंट पलटी करता है, एंड विशाल लॉट ऑफ थिंग्स। एक और रील मैंने देखी हुई थी जिसमें एक चीज़ है कि उस एक बहुत तेज आंधी तूफान आ जाते हैं और एक टेंट है, दुकान लगी हुई है जिसमें चेयर्स वगैरह रखी हुई है, और मतलब चेयर्स बैठने के लिए रखी हुई, कुछ खिलौने वगैरह की दुकान थी। तो तेज आंधी तूफान आता है तो एक हाथ से वो छोटा सा बच्चा, 3-4 साल का, 5 साल का, और वो उस एक हाथ से वो पकड़ के रखता है उसको, क्या बोलते हैं उसको, रस्सी को, ताकि वो उड़े नहीं, और फिर वो रस्सी जैसे वो पकड़ता है तो वो चेयर एक जो है उड़ने के लिए जाती है, तो दूसरे हाथ से उसको पकड़ने के लिए कोशिश करता है। ये जो दुकान वगैरह पे चाय वगैरह अपने को देते हैं ना, सफाई वगैरह करते हैं ये अपने टेबल वगैरह की, ये जो दुकान पे अपन लोग बोलते हैं ना छोटू, छोटू, ये घर के बहुत बड़े होते हैं, सच में ये घर के बड़े होते हैं। तो होता क्या है कि बहुत समय उनके पास ज़्यादा नहीं होता, ये इनके हिसाब से समझ जाते हैं कि भाई कुल मिला के बात ये है कि हमें बड़ा होना है, बहुत कम उम्र में बड़े हो जाते हैं वो लोग। खुशनसीब है आप लोग अगर आप लोगों को ऐसी सिचुएशंस देखने को नहीं मिल रही है, आपके घर पे छत है, आपको सच में नहीं पता है कि आपके घर पे आटा कहाँ से आता है, या फिर उसका प्राइस क्या है, या फिर आपकी फीस कहाँ से आती है, या ऑल द थिंग्स, ठीक है। सो इस खुशनसीबी का फायदा उठाओ, आगे बढ़ो जीवन में, है ना। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि एक टारगेट हो लाइफ में और कुछ चीज़ें हो जीवन में, जरूरी है ये सारी चीज़ें ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। सर आप तो सीरियस भी हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, कभी कभी होते हैं यार अपन, कभी कभी, है ना, ठीक है। सॉरी गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो भाई क्या होता है, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेक पिकर, जो जीवन जीने वाले जो लोग हैं ना वहां पे जी रहे हैं सीमापुरी में, उनका मतलब है भैया कुल मिला के वो रेक पिकर्स हैं, वहां जो भी है वो रेक पिकर्स है, मतलब कूड़ा कचरा उठाने वाले लोग। थ्रू द ईयर, सालों के बीत गए भैया, इसके बाद इट हैज acquired द प्रपोर्शंस ऑफ लाइफ एंड आर्ट, भाई उनके लिए ना ये जो खाना वगैरह, ये जो कचरा वगैरह बिनना है ना, ये उनके लिए एक आर्ट बन गया भाई, एक कला बन गई उन लोगों की। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज जो कचरा है ना उन लोगों के लिए क्या है, गोल्ड की तरह है, कचरे का जो ढेर है ना वो गोल्ड है उनके लिए, ठीक है। इट इज देयर डेली ब्रेड एंड बटर, भाई उनके लिए क्या है, डेली ब्रेड है, रोजी रोटी है उनके लिए, वो वहीं से बिनते हैं, वो कुछ जो भी चीज बिनते हैं उसके बाद उसे बेचते हैं, उसके बाद उनका खाना बनता है, तो भाई ये चीजें हैं, है ना। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इट इज अ लीकिंग रूफ, भाई एक छत उनके उनके उस पे है, उनके शरीर पे है, उनके सर पे है, छत है, भले वो
मतलब उसमें से पानी लीक कर रहा हो लेकिन छत है, तो ये मान के चलो कि वो अपनी जंग जीत गए। एक छत भी है ना उनके घर पे, तो वो अपनी जंग जीत गए। ठीक है, बट फॉर चाइल्ड इट इज इवन अ मोर। बच्चों के लिए वो एक चमत्कारी ढेर है। बच्चों के लिए वो गार्बेज, कचरे का ढेर जो है ना, वो एक चमत्कारी ढेर है। उनको भी नहीं पता, वो सोचता कि यार यही जो भगवान है, लेकिन बुजुर्गों को, बड़ों को पता है कि यहीं से अपनी रोजी रोटी चल रही है। बच्चों, और इसमें से तो ये भी निकलता है, इसमें से ये निकलता है, यार ये क्या यार, ये चीजें हैं, है ना। आगे, मैं सब कभी कभी भैया, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, यहीं से स्टडी की स्टार्ट होती है बेटा। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, इवन अ 10 रुपी नोट, और कभी कभी मुझे 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। साहब ऐसा बोलता है, और उसके आंखें जब 10 रुपए का नोट मिल जाता है, लाइटिंग अप, बिल्कुल ऐसा, अरे क्या बात है, 10 रुपए का नोट मिल गया, है ना। जब भाई अगर आपको कोई सिल्वर का कोइन वगैरह मिल जाता है, हिप ऑफ गार्बेज, मतलब उस कचरे के ढेर में से, तो फिर तो तुम, यू डोंट स्टॉप स्ट्रॉन्गिंग, फिर तो तुम उसे खगोलना बंद ही नहीं करोगे। कोई गोल्ड की या सिल्वर की कोई सी चीज मिल गई, या फिर भले ये से सिल्वर का कुछ, भले वो सिल्वर का नहीं हो लेकिन सिल्वर जैसा चमक रहा हो, फिर तो तुम स्क्रॉल करते जाओगे, और भी होगा इसमें तो कुछ ना कुछ। तो ये लेखिका बोल रही है, फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि भैया और ज्यादा भी मिल सकता है ना। इट सिम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि जो बच्चों के लिए गार्बेज है ना, वो मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। गार्बेज का जो ढेर है ना, कचरे का जो ढेर है ना, वो बॉयज के लिए, मतलब जो बच्चे हैं ना, उनके लिए अलग है, और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत अलग है। बच्चों के लिए कचरे का ढेर क्या है, रेप ऑफ वंडर, मतलब भाई कुल मिला के एक चमत्कारी ढेर है वो, चमत्कारी। ठीक है, और एल्डर्स के लिए क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनके लिए सिंपल सा सर्वाइवल जीने का तरीका है वो। उन्हें पता अच्छी तरह कि भाई ये इसमें से सारी चीजें मिलती है, वो उनके ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी है। बच्चों को ये नहीं पता है। अब एक सुबह की बात है जिसमें क्या होता है कि मैं साहब को देखती हूँ स्टैंडिंग बाय ए फेंस्ड गेट, वो एक गेट के पास खड़ा हुआ है साहब। ठीक है, एक फेंस, मतलब वो ऐसे रेलिंग्स लगे हुए उस गेट में, मेन गेट है, और ऑफ द नेबरहुड क्लब, क्लब के पास है वो, और उस गेट के अंदर वो नहीं जा सकता। ठीक है, और वो दो यंग मेन है, उनको देख रहा है, वो ड्रेस बिल्कुल व्हाइट कपड़े पहने हुए उन्होंने, और वो टेनिस खेल रहे हैं। ठीक है, एक नोवाक जोकोविच है, एक रोजर फेडरर है। ठीक है, समझ गए ना आपको, हाँ। तो टेनिस खेल रहे भैया वो, और आई लाइक द गेम, वो बोलता है ही हम्स, मतलब ऐसे बड़बड़ाते हुए थोड़ा सा कम आवाज में बोलता है कि यार मुझे ये गेम बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो जो बार्स लगे हुए उसके पीछे से ही वो देखता है, और वो बोलता रहता है कि वो देखता रहता है उसको स्टैंडिंग खड़े होते हुए, यार मुझे गेम बहुत पसंद है। अब वो बोलता है यहाँ पे कि मैं कभी कभी जाता हूँ इसके अंदर, और जब मैं जाता हूँ ना, तो मतलब इसके अंदर जब भी जाता हूँ, तो जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलाता है, स्विंग कराता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं उसके साथ, मतलब बहुत अच्छा लगता है, ये बोलता भी है यहाँ पे। एंड मैं भी ये गेम खेलता हूँ, अकेले ही खेलता हूँ, तो ये चीज़ें हैं, मतलब वो लेखिका से बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे, साहेब टू वियरिंग टेनिस शूज, साहेब ने भी भाई टेनिस के शूज पहने हुए हैं, लेकिन दोनों के दोनों स्ट्रेन नजर आ रहे हैं। ओवर इज डिस्कलर शर्ट, शॉर्ट्स, उसके जो कलर शॉर्ट पहना हुआ, एक चड्डा पहना होगा उसने, और टी शर्ट पहनी होगी, तो टी शर्ट और शॉर्ट पूरे डिस्कलर हो चुके हैं, मतलब कलरलेस हैं, कलर नहीं है उनमें, और शूज भी मैच नहीं कर रहे हैं उसके, है ना। तो समवन गेव देम टू मी, ये वो बोलता है लेखिका को कि ये मुझे किसी ने दिए हैं, इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो मतलब रहता है ना कि ये जूते तुम कहाँ से लेकर आए, तो बोलता है मुझे किसी ने दिए हैं ये जूते, ठीक है, मैंने चोरी वोरी नहीं किया, एक्सप्लेन करता है उसका, हाँ ऐसा। तो द फैक्ट दे आर डिस्कार्डेड, सो अब ये क्या फैक्ट क्या है कि उसके पास जूता है, ये फैक्ट ये बेटा कि किसी के द्वारा मना कर दिए होंगे उन जूतों को पहनने से, बाय सम रिच बॉय, कि कोई अमीर जो लोग हैं, उन बच्चे हैं, उन्होंने फेंक दिए होंगे उनको, हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, दोनों जूतों में से एक में कोई होल है, छोटा सा छेद हो गया है, तो अब एक जूता तो पहनेंगे नहीं, अमीर जो लोग हैं वो फेंक देते हैं उनको, तो जैसा फेंक दिया, तो वो जो होल है ना, वो किसको बोदर नहीं कर रहा है, वो हमारे साहब को बोदर नहीं कर रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई जूते में छेद है, जूता है ना, शूज है ना, दैट्स इट, खत्म, फिनिश, ये चीज है। ठीक है, फॉर वन हु हैज वॉक बेफुट, वो भाई कोई जो भी व्यक्ति है जो नंगे पैर घूमता फिरता रहता है, नंगे पैर रहता है, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम, ड्रीम कम ट्रू। अब जो नंगे पैर घूमता फिरता रहता है उसके लिए तो भाई वो जो छेद वाला जूता है, वो भी उसके लिए एक सपने पूरे होने के बराबर है, समझ में आ रही है ना बात, हाँ। लेकिन जो गेम है ना, वो जो है, वो उसकी क्या है, आउट ऑफ हिज रीच, उसकी मतलब वैल्यू से बाहर है, उसकी पहुंच से बाहर है, वो उस गेम तक नहीं जा सकता, ये चीज है। अब भैया एक मॉर्निंग की बात है, साहेब जो है वो अपने रास्ते पर चल रहा है, एक मिल्क बूथ की ओर जा रहा है, जो दूध की दुकान है उसकी ओर जा रहा है, और वो क्या बोल रहा है, इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, आज उसके हाथ में थैला नहीं है, कचरे के ढेर के पास जाता था थैला रखता था, अब वो थैला नहीं है, स्टील कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड,
ही सेज पॉइंटिंग इनसाइड डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस की और दूर इशारा करते हुए बोलता है कि मैं वहाँ काम करता हूँ आजकल, और मतलब उस दूध की दुकान पे मैं काम करता हूँ, वो बोलता है, और मुझे क्या 800 रुपये भी मिलते हैं, और वो 800 रुपये है ना, और मेरा पूरा भोजन भी सुबह और शाम का भी वो देते हैं मुझे। तो यहाँ पे लेखिका पूछती क्या वह उसे वह जो पसंद है उसे, लेखिका यहाँ पूछते हैं। जब वो पूछता है, मतलब लेखिका जब पूछती है एनी जंग, तो उसका जो चेहरा है ना, उसका जो चेहरा है वो देखती है लेखिका कि हैज लॉस्ट इज द केयरफ्री लुक। उसका जो लापरवाह लुक हुआ करता था पहले, उसे कोई टेंशन नहीं देती, तो वो चेहरा का जो हंसी है वो गायब हो जाती है उसकी। जब लेखिका पूछती है कि क्या तुम्हें जॉब पसंद है, रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है इसके पीछे कि जो स्टील कैनिस्टर था ना वो हेवियर है देन प्लास्टिक बैग। रीजन तो ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन बता रहा हूं मैं आपको। वो जो इसे लेके जाया करता था हर कहीं, उस प्लास्टिक के बैग को, उस थैले को, हर कहीं उसका मन होता तो वो जॉब का वो करता, स्क्रॉन्ग करता, उसको कचरे के ढेर में कुछ छाटने लग जाता, और नहीं करता तो वो उस झोले को बिल्कुल अपने मतलब सर के पीछे रखता और मस्त तरीके से सो जाता, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब उसे टेंशन है यहाँ पे, वो हर कहीं घूमता फिरता रहता, लाइट ले जाता अपने कंधे पर, लेकिन जो स्टील कैनिस्टर है वो क्या है, वो भारी है। और जो बैग है ना वो उसका खुद का था, वो खुद का ओनर था उस टाइम पे, लेकिन जो कैनिस्टर है वो बिलोंग करता है उस आदमी को जो इस टी शॉप को चलाता है। अब साहब खुद का मास्टर नहीं रहा, साहब का वो काम करना ही पड़ेगा। साहब अब ये नहीं कह सकता कि मैं काम नहीं कर सकता, मैं ये काम करूंगा ही करूंगा, उसको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसकी तनख्वाह कट हो सकती है। साहेब, ये साहेब की ही कहानी नहीं है, साहेब जैसे ऐसे बहुत सारे लोगों की ये स्टोरी है बेटा, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की स्टोरी है जिनकी हेल्प हमें करना चाहिए। शायद इंडिया 140-150 करोड़ की जनसंख्या में आ चुका है, आज भी हम लोग 10 से 12 साल के बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, तो हमारे अंदर शायद क्या बोले हम इसके बारे में, ठीक है, सो के ठीक है। अब आता है यहाँ पे मुकेश की बात भैया, है ना। मुकेश जो है वो भाई जिद करता है कि मुझे तो भाई क्या मोटर मैकेनिक बनना है, ठीक है। और वो ऐसा अनाउंस कर देता है कि भाई मैं क्या करूंगा, मास्टर बनूंगा, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ठीक है। मोटर मैकेनिक, याद रखना क्या बनना चाहता है वो, मोटर मैकेनिक। ओके भैया, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आयास, लेखिका उससे पूछती है कि तुम कार के बारे में कुछ जानती हो। अब भैया दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, साहब की स्टोरी खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है ना, साहब की स्टोरी खत्म हो चुकी है। हियर द सेकंड वन स्टोरी हैज बीन स्टार्टेड, सो आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस ऑल थिंग्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो क्या होता है भैया, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या कार के बारे में आप जानते हो? तो यहाँ पर मुकेश रिप्लाई करता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार सीख लूंगा, चलाना सीख लूंगा, और क्या वो आंसर करता है ऐसा, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी आंखों में देखकर वो ये जवाब देता है, ठीक है। उसके जो सपने हैं ना वो लूम से है, लाइक ए मिराज, मिराज मतलब जो रेगिस्तान की मारीचिका होती है, जिसमें आपको रेगिस्तान में दिखता है कि यहाँ पे पानी होगा लेकिन वो होता नहीं है, तो उसके जो इसी मिराज की तरह उसकी आंखों में वो जो सपने हैं वो दिख रहे हैं, अंधियारी की तरह है, डस्ट ऑफ स्ट्रीट, उन गलियों में, धूल की गलियों में उसके सपने बिल्कुल मीन्स मुरझा रहे हैं। एंड दैट फील ही इज टाउन फिरोजाबाद, और वो उनको पूरा करना चाहता है उसके गांव फिरोजाबाद में रहकर ही। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, जो फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, बेंगल्स के लिए। भैया क्वेश्चन का आंसर बनता है सिंपल सा, है ना, याद रखना। एवरी दूसरी जो जितनी भी दूसरी दूसरी फैमिलियां है ना, हर दूसरी फैमिली जो है फिरोजाबाद में, वो भाई व्यस्त है किसमें, बेंगल बनाने में, मतलब चूड़ियां बनाते हैं, ये सब लोग चूड़ी बजाने का काम करते, बनाने का काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई इतनी सी बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखना कहानी कैसे टर्निंग पॉइंट लेती है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भाई जो फिरोजाबाद है ना सेंट्रल है, मतलब केंद्र है, मतलब ग्लास बेंगल इंडस्ट्री का, चूड़ियां बनाने वाली जो भी इंडस्ट्री है ना, उसका केंद्र बिंदु है फिरोजाबाद अपना, ठीक है। जहां पर फैमिली जो है अपनी जनरेशन, अपने परिवारों ने जनरेशन बिता दी है, मतलब दादा के परदादा के परदादा के परदादा, इन सब ने जनरेशन बिता दी है अराउंड फर्नेसेस, उस भट्टी का आगे भट्टी के सामने काम करने में, ठीक है, वेल्डिंग ग्लास को वेल्डिंग करने में, और मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सिम्स, और जिस इस जमीन पर बेंगल्स बनाने में जो कि ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सब लोग इस वर्क को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये चीजें समझ में आ रही बात, ये चीजें हैं भैया, ठीक।
हाँ तो मित्रों समझ में आ गई ना बात, ये चीज है ना, सब लोग चूड़िया बनाने में लगे हुए। आगे तो जो है ना मुकेश है ना, वो कुड गेट हिम एंड ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, मतलब कम से कम 20,000 छोटे बच्चे, बच्चों का काम करना उसमें इलीगल है, तो 20,000 से ज्यादा छोटे जो बच्चे हैं ना, वो सीमा, मतलब सीमापुरी याद आ गया मेरे को, मतलब मैं अभी साहिब वाली कहानी में, फिरोजाबाद में उस भट्टी के सामने बेचारे छोटे छोटे बच्चे होने, वो कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, तो ये सब काम कर रहे हैं चूड़ियां बनाने के लिए। वेयर दे स्लोक देयर डिलाइट आवर्स, जहां पर वो अपना पूरा समय, पूरा दिन भर बिता देते हैं, जिन्हें उन्हें मालूम नहीं पड़ता है। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि कई सारे छोटे बच्चे कम उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनियां खो देते हैं। मुकेश की जो आंखें हैं वो बीम करती है, मतलब चमक रही है, एज ही वॉलंटियर, जैसे कि वो एक स्वयंसेवक हो, मतलब कुछ करने कर गुजरेगा भाई, वो कुछ क्रांति लेकर आएगा। टू टेक मी होम, कि वो अपने घर पे, मतलब वो बोलता है कि आप मेरे घर पे चलिए और देखिए मेरा घर जो है बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, विच ही प्राउडली सेज दैट ही इज बीइंग रिबिल्ट, मतलब उसका घर फिर से बनाया गया है। और घर बनाना यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। कहानी छोटे बच्चों की बेटा, होप आप लोगों को समझ में आ भी जाएगा ये चीज, है ना। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, भाई हम लोग है ना, एक रास्ते है, एक रास्ता है, वो पूरा कचरा वगैरह पड़े हुआ है उस लाइन में, और मतलब ज्यादा सकरी जगह है, स्टिंक जगह है, सकरी हुई जगह है, और उसमें से हम लोग निकल रहे हैं। पास्ट होम्स, घर हमारे पीछे पीछे, मतलब घर जो है वो पीछे छूट रहे हैं, हम जैसे जाते जा रहे हैं। द रिमेन्स होवेल्स विथ क्रम्बलिंग्स वॉल्स, कुछ घरों की दीवारें टूटी हुई है, होवेल्स मतलब उसमें से मतलब आर पार भी दिख रहा है, कुछ दीवारें ऐसी भी है जो टूटी हुई है, बिल्कुल तरीके से ब्रोकन दीवारें हैं। वोबली डोर्स, दरवाजे भी बिल्कुल ऐसे है कि थोड़ा सा ऐसा हाथ लगा दो ना, ऐसे देखा होगा, ऐसा दरवाजों में से ऐसी आवाज आती है ना, वो वाला। कुछ दरवाजों ऐसे तिरछे हैं, ऐसा कुछ तो ऐसे है ना, क्या क्या ऐसा है। नो विंडोज, कोई किसी में खिड़की नजर आ रही है, दरवाजे बड़ी मुश्किल से लगे हुए, ठीक है। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट इन प्रीमियर स्टेट, और उस एक ही घर में जानवर भी रहते हैं, मतलब जैसे बकरी हो गया, गाय भैंस हो गए, और उसी में इंसान भी रहता है, ह्यूमन बींग भी रहता है। ऐसे घर मैंने देखे हुए, और उन्हीं को पास करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो ही मतलब मुकेश जो है वो स्टॉप हो जाता है इन्हीं घरों में से एक घर के सामने, सच हाउस, ठीक है। और बैंक्स वॉबली आयरन डोर्स, एक लोहे का गेट बना हुआ है, उस डोर के ऊपर, उस दरवाजे के ऊपर तेजी से लात मारता है वो, ठीक है, विथ हिज फीट, और विज फुट, उसके फुट से, उसके पैरों से, है ना, ठीक है। और क्या करता है, एंड पुशेस इट ओपन, और फिर उसको धक्का देता है खोलने के लिए, है ना। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, अब हम उस आधे बने हुए घर में एंटर करते हैं, जो कि आधा बना है, आधा नहीं बना हुआ है, ठीक है। देखा होगा आपने, गांव की कंडीशन ऐसी रहती है। इन अ पार्ट ऑफ दिस, इन वन पार्ट ऑफ इट, एक पार्ट में, जैसे घर है पूरा, है ना, उसके जो घर है ना, उस घर के एक पार्ट में, वो जो घर है उसमें जो ये दो हिस्से बना लो, मान के चलो, और उस एक पार्ट में क्या है, डेड ग्रास है, मतलब इसमें ग्रास लगा हुआ, मतलब घास से ढका हुआ है, और एक पार्ट जो है वो खुला हुआ है, ऐसा है वो घर, ठीक है। अब ये देखो आगे देखो, इन अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल्स ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, क्या पालक की सब्जी बन रही हुई है, ठीक है, चूल्हे पे, ठीक है। आगे देखें, ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, मतलब एल्यूमिनियम के प्लेटर्स वगैरह, कुछ और चीजें भी पड़ी हुई है वहां पर सामने। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल जो है उसने पूरा रास्ता रोक के रखा हुआ है, चॉप हो चुकी है पूरी, नालियां गलियां वगैरह सारे। अब यहां पर, जहां पे ये, अब यहां आ जाती है लेखिका कि स्टोव में जो स्पिनच की सब्जी बन रही है, मतलब जो पालक की सब्जी बन रही है, उसमें एक फ्रेल, मतलब घूंघट ओढ़े हुए एक औरत है, एक महिला है, वुमेन, एक महिला है, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक पूरे परिवार के लिए वो इवनिंग का मील बना रही, भोजन बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, अब वो जो खाना बना रही, तो उसकी आंखों में स्मोक, धुआं जा रहा है, ठीक है। शी स्माइल्स, येट वो स्माइल करती है। आप लोग अपनी माँ को देखिएगा, भाभी जी को देखिएगा, आपको पता लगेगा जब वो कुछ मतलब अगर गैस वगैरह खत्म हो जाते हैं चूल्हे पे, जब वो रोटी बनाती है तो इनकी आंखों में धुआं वगैरह भी जाता है, और उसके बावजूद भी वो खाना बनाती लगातार रहती रहती है। तो शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश की भाभी है, मतलब मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, ठीक है। नॉट मच एल्डर इन ईयर्स, सालों में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब उसकी ज्यादा उम्र नहीं है। शी हैज बिगन, लेकिन फिर भी उसने क्या कर दिया है, टू कमांड, उसने कमांड करना सीख लिया, रिस्पेक्ट करना सीख लिया है, एज द बहू, कि एक बहू के रूप में रिस्पेक्ट कैसे करते हैं बड़ों की, ऐसे सीख लिया है। डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर की क्या है, बहू है बेटा, ठीक है। ऑलरेडी इन चार्ज of three men, her husband Mukesh and
हर देयर फादर, मतलब वो 3 लोगों का खाना बनाती है, मतलब किसके, तो उसके उसके ससुर का, मुकेश मतलब उसके देवर का, और उसका हस्बैंड का मतलब मुकेश के बड़े भाई का। ठीक है। वेन द ओल्डर मैन एंटर, जब भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी बड़ा व्यक्ति एंटर होता है, सी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो मतलब एक जेंटली मतलब विनम्रता से दीवार के बगल में छुप जाती है। जब भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति, आपने देखा होगा आप लोगों को अपने गांव में अगर आप जाते हो तो कि बुजुर्गों के सामने जो बहू है वो नहीं आती है ना, वो मीन्स अपने काम जो भी है वो आसानी से मतलब छुप कर जो भी वर्क करना चाहती है वो करती है, ये चीज़ें। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और जब वो बाहर आती है तो अपना जो वेल है, अपना जो घूंघट है, वो मीन्स अपने चेहरे पर लेके आते, तो घूंघट करके बाहर आती है। ये तो बताने की आपको जरूरत नहीं है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि परंपरा है, रीति रिवाज है, जो डिमांड करते हैं कि भैया डॉटर इन लॉज, बहू को जो है वो घूंघट करना ही पड़ेगा उनका फेसेस पर, बिफोर मेल एल्डर्स, जो बुजुर्ग व्यक्ति है मेल है उनको। और इसी केस में जो द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बेंगल्स मेकर्स, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, बड़े हैं, वो सब केवल एक ही चीज है, वो उन लोगों ने एक ही चीज सीखी हुई है, वो बेंगल बनाना। ठीक है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई सारे मतलब हार्ड लेबर, कई सारे सालों हो गए हैं एक कठिन काम करते करते। फर्स्ट एज अ टेलर, उसके जो पिताजी है ना वो पहले टेलर थे बेटा। ठीक है। देन अ बेंगल मेकर, फिर वो बेंगल मेकर बने। और हाँ, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट हिज अ हाउस, वो असफल हो गए अपने घर को बनाने में, मतलब अपने घर को फिर से वो एक अच्छा रूप नहीं दे पाए उसके पिताजी। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और वो इसलिए भी फेल है कि वो अपने बेटों को स्कूल नहीं भेज पाए, इसलिए भी जो है मुकेश के पिताजी वो फेल है। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, वो केवल एक चीज जानते हैं जो भी उन्होंने मैनेज किया, जो और अपने बच्चों को जो सिखाया, जो वो जानते थे, वो क्या था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। वो क्या जानते थे बेटा, बेंगल्स बनाने की कला को जानते थे, और वही उन्होंने सिखाया। इट इज हिज करम, ये इसका करम है भैया, हिज डेस्टिनी, ये उसकी किस्मत भी है। हिज सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी ने अपने बेटे के लिए, मुकेश के पिताजी के लिए एक बात बोली है कि ये उसके कर्म है, ये उसकी किस्मत है ना। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिन्होंने, उनकी दादी जी ने, मतलब जो मुकेश के दादी जी, उन्होंने खुद देखा है अपने हस्बैंड को, मतलब मुकेश के दादाजी को अंधे होते हुए, इसी काम को करते करते। ठीक है। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल्स, और जो जो डस्ट है ग्लास बेंगल को बनाते हुए, जो धूल वगैरह होती है उनकी आंखों में चली गई होगी, इस वजह से वो अंधे हो गए। कैन अ गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन, क्या ये इस भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, जिनको भी आप मानते हैं उसके द्वारा बनाई गई ये लाइन है, जिसमें दादी जी क्यों बोल रही है, दादी जी के पोते उसमें काम कर रहा है, बड़ा बेटा उसमें काम कर रहा है। मुकेश दो अलग ड्रीम रख रहा है, लेकिन उसका बड़ा पोता है वो उसी में काम कर रहा है। उनका बेटा मुकेश के पिताजी वो भी उसी में काम कर रहे हैं। उनके पति उसी में काम करते करते अंधे हो चुके हैं। उनके पति के बाद उनके ससुर आए होंगे, मतलब दादी जी के ससुर, वो भी उसी में काम करते होंगे। ठीक है। तो भाई कुल मिला के जो लाइन है ना, गॉड गिवन, भगवान के द्वारा जो लाइन बनाई गई है, ये जो रेखा खींची गई है, मीन्स इसको कोई ये केवल, और कभी ये टूटेगी भी या नहीं, शी इंप्लाइज, वो विलाप करती है ऐसा। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, वो ऐसा कहती है कि इन लोगों ने बेंगल मेकर्स की जो जाति है ना उस पर जन्म लिया है। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ बेंगल देखा। घरों में, यार्ड में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, हर दूसरी गलियों में, इन फिरोजाबाद, हर जगह पर उन्होंने सिर्फ एक चीज देखा है, वो है बेंगल्स बनाना। अंडरस्टैंड और नॉट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, याद रखना। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स सनी गोल्ड, भाई जो बेंगल्स के ग्रुप होते हैं, जो चूड़ियां बनाने के, जो मीन्स अलग अलग कलर्स वगैरह बनाना और ये सारी चीजें करना। ठीक है। जैसे सनी गोल्ड हो गया, पेडी ग्रीन हो गया, रॉयल ब्लू हो गया, पिंक हो गया, पर्पल हो गया, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स, जितने भी 7 कलर को मिलाकर जितने भी कलर्स और इनोवेट होते हैं, उन सभी कलर में भाई क्या है कि वो बनाते हैं, मतलब उनको मोल्डिंग करते हैं, उनके मोल्डिंग करते हैं। अनकेम्प्ट यार्ड्स, मतलब जो पूरी तरीके से जो नहीं करना चाहते उनको भी काम करना पड़ता है वहां पर बैठे हुए। ठीक है। आर पाइल्ड ऑफ 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स, कुछ लोग बैठे हुए जो हाथ से कुछ काट कर वो उसमें रख लेते हैं, मतलब चूड़ियों वगैरह बनने के बाद वो हैंड कार्ड्स में लेके चले जाते हैं। 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स मतलब जो ठेला रहता है ना, ठेला धकाने वाला, उसके ऊपर रख लेते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, और कुछ लोगों के द्वारा उसे धकाया जाता है, और फिर वो लेकर जाते हैं और उसको बेचने लग जाते हैं उनका गाँव में। ठीक है। ये चीजें भी होती है। और जब काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं कि इन डार्क हट मीन्स, मतलब एक झोपड़ी वगैरह टाइप, एक बहुत सकरी जगह है, जिसमें नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑन ऑयल लैम्प्स, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स जो है, वो एक पहले लैंप पे चलता था, आप लोगों ने देखा होगा, वो लगा हुआ, लाइटें भी उसमें नहीं है। वहां पर कई सारे बॉयज और गर्ल्स अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं।
वेल्डिंग पीसेस कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, बेंगल्स को सर्कल देना कर रहे हैं, बेंगल्स को कांच को तोड़ना कर रहे हैं, वो कांच टूट जाए, छोटे बच्चे हैं, आंखों में लग जाए, हाथ में लग जाता है, छोटे छोटे बच्चे क्या जानते हैं, उनको जबरदस्ती वो काम करवाया जाता है। तो ये चीज़ है। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी है डार्क में, अंधियारे में, ठीक है। मतलब इन कंपेरिजन टू लाइट, वो जो लाइट में देखते हैं ना, दिन में अगर बाहर चले जाएं तो उनको दिन की चीज़ें दिखे नहीं। कभी कभी आपने भी देखा होगा, बार बार अपन घर में रहते हैं और घर में से सडनली अचानक बाहर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम कहाँ गए, ओ गॉड, आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो ये चीज़ है। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग, और इसलिए इस कारण से यह वजह है कि वो अपने क्या एंड अप कर देते हैं, अपने लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। वो इससे पहले कि युवा हो, 17 18 19 साल के हो, इससे पहले वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं बेटा। दिस इज द थिंग, है ना, ये चीजें हैं। ठीक है, अब ये एक सविता वाली भी एक स्टोरी है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आंसर आते तो नहीं है बेटा। मींस अगर आपको मैं एक बात बोलूँ ना, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर से फोकस भी करना चाहिए। बहुत सारी चीजें इसमें जो आप लोगों को समझनी चाहिए, है ना। चलो अपन क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। एक दो चीजें इसमें बची हुई है जिसके क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं, बट डू नॉट वेरी, आपको वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। होप आप लोगों को सारी स्टोरी समझ में आई है। क्वेश्चन आंसर अपन लोग समझ लेते हैं। वेयर है साहेब कम फ्रॉम, साहेब कहां से आया हुआ है, साहेब भैया कहां से आया है, ढाका से आया है, बांग्लादेश, बांग्लादेश के ढाका शहर से आया है, ध्यान रखना हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो रटने की भी जरूरत नहीं है यार, आसानी से आ जाता है, कभी कभी पढ़ लेना इसको, है ना। ठीक है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर द इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर इज ही कम फ्रॉम। साहेब जो है वो गार्बेज का जो कचरे का ढेर है ना बेटा, उसमें क्या लुकिंग कर रहा, क्या लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना। क्या होता है ढूंढना, तो क्या ढूंढ रहा है वो ये बताना आपको। फिर वो कहां पर है अभी फिलहाल, फिलहाल की कंडीशन में कहां पर है वो, तो लेखिका से वो मतलब लेखिका और उसका आमना सामना होता रहता है हर बार, मतलब लेखिका का आसपास ही कहीं ना कहीं रहता होगा, पड़ोस में ही, है ना। और वह कहां से आया है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड या कोइंस इन गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेर में वो क्या ढूंढ रहा है बेटा, गोल्ड या कोइंस ढूंढ रहा है। ठीक है, ही अब वो कहां कहां है वो भी, ही इज द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वो लेखिका के कहां है, पड़ोस में ही है। और वह कहां से आया बेटा, बांग्लादेश से आया है। और हिज हाउस वाज सेट अमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उसका हाउस, उसका जो घर है वो ढाका के बांग्लादेश में स्थापित था, बांग्लादेश में। ठीक है, याद रखना अमिट्स, ठीक है, ग्रीन फील्ड में, ग्रीन पर हरियाली भरे क्षेत्र है उसके बीच में उसका घर मौजूद था उस टाइम पे। वह कहां से आया था, ही केम विथ हिज मदर, वो अपनी मम्मी के साथ आया था इन 1971, मतलब 1971 में। व्हेन स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म मतलब बहुत तेज आंधी तूफान जो थे वो आए थे, स्वेप्ट अवे मिटा दिया था, देयर फील्ड एंड होम्स, अपने घरों को और जो खेतों को मिटा दिया था तेज आंधी तूफान ने, है ना। और तब वो कहां आ गए थे 1971 में, बांग्लादेश से मुंबई, सॉरी दिल्ली के सीमापुरी में आ गए थे ना। ठीक है, आगे देखिए, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहिब खुश है टी स्टॉल पे काम करने से बेटा, सही बताओ आप, है या नहीं है। तो देखते हैं, नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बेटा, टी स्टॉल पर काम करने से साहिब बिल्कुल खुश नहीं है, सबको पता है उसका चेहरे का लुक उसने खो ही दिया था बिल्कुल। ठीक है, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वह बिल्कुल अब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे ने जो एक लापरवाह लुक था ना वो खो दिया था। ठीक है, स्टील कैनिस्टर सिम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, स्टील कैनिस्टर जो है वो मालूम पड़ता है थोड़ा भारी सा, किसकी तुलना में, प्लास्टिक बैग की तुलना में। ठीक है, वो प्लास्टिक बैग को जिसको बहुत आसानी से लाइटली वो अपने शोल्डर पर कहीं भी लेकर चला जाता था, अपने कैरी रख के कहीं भी ले जाता था। द बैग वॉज हिज, जो बैग था ना वो उसका था, उसका खुद का था, साहेब का खुद का था। लेकिन जो कैनिस्टर है वो बिलोंग करता है, जो कैनिस्टर है वो बिलोंग करता है उस आदमी को, उस आदमी को जो उस टी शॉप का क्या है, ओनर है, मालिक है। मतलब साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, इसके आगे वाली लाइन आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, ये भी शायद लिख दिया अपन ऊपर, है ना, शायद है इसमें साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? क्या वो मतलब अर्थ स्पष्ट करती है लेखिका, बताती है उन बच्चों के बारे में जो बच्चे जो है चप्पल जूते नहीं पहनते, नंगे पैर घूमते फिरते रहते हैं, उनके लिए लेखिका क्या बोलती है। तो पहला एक्सप्लेनेशन वो ये कहती है, ऑफर्ड बाय द ऑथर, लेखिका के द्वारा ये होता है कि यह एक ट्रेडिशन है टू स्टे बेयरफुट, बेयरफुट रहना ये इनकी एक ट्रेडिशन है, नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं है, इनकी एक परंपरा है, इनको बताना है लोगों को कि हम गरीब हैं ये। और अनदर एक्सप्लेनेशन बाय द ऑथर इज दैट यह एक बहाना भी है टू एक्सप्लेन देयर एवर नेवर एंडिंग पॉवर्टी, यह अपनी कभी ना खत्म होने गरीबी है, उस गरीबी को समझाने का एक बहाना भी है। ठीक है, तो दो चीजें आपको ये याद रखना, आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, क्वेश्चन का आंसर टफ नहीं है, आप चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है ना, आगे बढ़े। ठीक है बेटा, ठीक है। हम्म
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। और इस बार चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन 101% आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। भैया जो शहर की ओर, गांव से शहर की ओर लोगों का जो पलायन हो रहा है, पलायन जो हो रहा है ना, उस पलायन के क्या कारण हो सकते हैं आपके हिसाब से, क्यों हो रहा है वो पलायन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जरूर करना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, याद रखना। देयर कुड बी मेनी फैक्टर्स, ऐसे कई सारे फैक्ट हो सकते हैं बेटा, वास्तविकताएं हो सकती है, दैट कस, जो कि कारण बनते हैं माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, मतलब शहर की ओर, गांव से शहर की ओर लोगों के पलायन के कई सारे कारण हैं, और उसमें बहुत सारे कारण अपन देखते हैं क्या है। द मेजोरिटी ऑफ देम इज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका, सबसे पहले आजीविका की खोज में, मतलब जिसको अच्छी जॉब जगह मिल जाए, अच्छे मतलब अपने घर का खाना पीना ये सारी चीजें हो जाती है, जहां उसे ये सारी चीज मिल जाती है रोज की, मतलब दोनों तरफ का खाना मिल जाता है, तो लाइवलीहुड आजीविका उसको मिल जाती है, वो चीज, ठीक है। तो सबसे पहले मेजोरिटी रखती है आजीविका बेटा, ठीक है। सिटीज जो है, वो जो शहर है ना, वो प्रोवाइड करा देते हैं, जॉब प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा देते हैं, एंड अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, और भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे मतलब भी, दूसरे भी अर्थ बता देते वो, ठीक है। अदर रीजन क्या हो सकता है, अदर रीजन ये हो सकता है पलायन के कि सिविक, एक बेटर सिविक, मतलब एक अच्छी नागरिकता मिल जाती है लोगों को, ठीक है, और हेल्थ मिल जाती है, स्वास्थ्य के लिए भाई हॉस्पिटल वगैरह भी लेना है ना, एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, आप जिस स्कूल में शहर में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, आप बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं, है ना, आप वेल ट्रेंड स्कूल में पढ़ा सकते हैं, दिस इज द थिंग, ठीक है। सम पीपल आर फोर्स्ड, कुछ लोगों को जबरदस्ती फोर्स किया जाता है, किसके लिए, टू माइग्रेट, पलायन करने के लिए, व्हेन, जब नेचुरल डिजास्टर, एक प्राकृतिक आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, फेमिन हो गया, महामारी हो गया, जैसे कोरोना वायरस आया था, देखा होगा आप लोगों ने, तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनके घरों को, तब कुछ लोगों को जबरदस्ती प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा भी मींस फोर्स किया जाता है। और ये सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोग साहेब का ले सकते हो, जो कि साहेब बांग्लादेश में रहता था, प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ वगैरह आई, सारे तेज आंधी तूफान आए, अपने घर वगैरह, अपने खेत वगैरह सब नष्ट हो गए, और साहेब भाई अपने सीमापुरी में आ गए, ये चीज है बेटा, ठीक है ना। अरे टेंशन मत लो, अपन है तो सही। हाँ भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी समझने की कोशिश करना। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सर ये इतने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन, इनको कैसे करना, क्या चीज करना। देखो बेटा, 12th क्लास में वो बच्चे नहीं हूं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आते हैं, समझ में नहीं आ जाए 10 बार पूछो बिल्कुल तरीके से, इसीलिए हम लोग आपके साथ है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। 12th क्लास में 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है, सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल देना कि ये बड़े हैं नहीं छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। मेहनत करना, सिर्फ मेहनत के ऊपर फोकस करना अपने को। ये अपन ने सोच लिया भैया ये तो बहुत बड़े क्वेश्चन अपन तो कर ही नहीं रहे, फिर होएगा भी नहीं बेटा, फिर समझ में आ रही है ना बात, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा मेहनत करना यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई से चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड, भाई और हाउ, चाइल्ड लेबर जो है, वो जो छोटे बच्चे जो काम करते हैं ना, वो किस तरह से प्रतिबंधित हो सकता है और कैसे हो सकता है, क्या क्यों प्रतिबंधित होना चाहिए और उसे कैसे करना चाहिए, क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज अ वेरी सिंपल कंडीशन दैट, ये बहुत शर्मिंदगी वाली कंडीशन है हमारे लिए कि इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा जो चाइल्ड वर्कर है वो इंडिया में है, भारत में। इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स इन द वर्ल्ड, याद रखना। इट इज इनह्यूमन प्रैक्टिस, ये एक अमानवीय प्रैक्टिस, अभ्यास है, एक अमानवीय गुण है ये अपना, जो कि अपन छोटे बच्चों को देख भी लेते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाते। अ चाइल्ड्स नीड, एक चाइल्ड जो है, एक चाइल्ड को, अ चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर, उसे एक लव की जरूरत है, उसे देखभाल करने की जरूरत है, उसकी उसे प्यार की जरूरत है, बट वो नहीं मिल पाता उसके। ऑल द मेजर इंडस्ट्रीज, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है बेटा, इंप्लॉय जहां पे काम करते हैं लार्ज नंबर में ऑफ चाइल्ड वर्कर्स, जहां पर बहुत सारे चाइल्ड, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम करते हैं बेटा, चाइल्ड लेबर करते हैं। बेंगल इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद, बेंगल इंडस्ट्री फिरोजाबाद की, कारपेट इंडस्ट्री जो मिर्जापुर में है एक, याद रखना, और फायरवर्क्स जो फैक्ट्री है वो शिवाकाशी एक शहर है, उस शहर में है। और इन तीनों फैक्ट्रीज में हजारों बच्चे जो है वर्क करते हैं वहां, हजारों की तुलना में थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन वर्क आर वर्किंग देयर, सोचो जरा। इट इज बेन्ड बाय द लॉ, कानून के द्वारा बेन भी है, प्रतिबंधित भी है, बट नो एक्शन इज टेकन अगेंस्ट सच पीपल, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन, एक कठिन कार्रवाई इन लोगों के ऊपर करनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए ध्यान रखना बेटा, ठीक है। हाँ, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू सिचुएशन
डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो रवैया है, मुकेश का जो व्यवहार है, वो अपनी फैमिली के तुलना में कैसा है, मतलब अलग कैसे है, अलग कैसे है, मतलब उसकी पूरी फैमिली बेंगल मेकर्स की वो बनना चाहती है और मुकेश क्या बनना चाहता है, आपने अट्टा माची सटक ली, अब अपन क्या बनेंगे बेटा, अपन मोटर मैकेनिक बनेंगे। कुल मिला के बात इतनी सी है, ठीक है। तो देखते क्या, मुकेश की जो ग्रैंड मदर वो ये सोचती है कि जो गॉड गिवन लाइनेज है, ये जो भगवान के द्वारा बनाई गई जो लाइन है, वो कैन नेवर बी ब्रोकन, इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। उसके सन, मतलब उसका जो बेटा है वो, उसके ग्रैंड सन्स, उसके जो पोते हैं वो आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। बेंगल बनाने वाली जो जाति है उसमें उन्होंने जन्म लिया है, उसके बेटे ने भी और उनके पोतों ने भी, दादी जी के। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा लेकिन एक ही चीज देखी, वो है बेंगल्स, ठीक है। अब आते हैं अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मुकेश के पिताजी जो है उन्होंने सिखाया है उनके बच्चों को, मुकेश को और मुकेश के बड़े भाई को, व्हाट ही नोस, जो वो जानते थे, क्या जानते थे बेटा, वो द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, बेंगल्स बनाना, बनाने की कला। बट मुकेश क्या बनना चाहता है बेटा, मुकेश बनना चाहता है मोटर मैकेनिक। मुकेश जो है ना वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है बेटा, ठीक है। ही विल गो टू गैराज, वर्क गैराज में जाएगा, ठीक है, एंड लर्न, और वो सीखेगा, वो सीखेगा उस चीज को, मतलब मोटर मैकेनिक बनना, ठीक है। हालांकि जो गैराज है उसके घर से काफी दूर है, ठीक है। तो ये चीज है, क्वेश्चन का आंसर है, आसान है यार बेटा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन होमवर्क। होमवर्क आप लोगों का ये है कि अगर आप लोगों ने द लास्ट लेसन को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है बेटा, द लास्ट लेसन को आपने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, सो मैं आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू यू ऑल, नाउ योर लॉस्ट स्प्रिंग इज ऑल्सो डन। लॉस्ट स्प्रिंग भी आपका खत्म हो चुका है। अब आप लोगों का जो थर्ड चैप्टर आएगा वो बाद में आएगा, बट फॉर दिस थिंग मैं ये कहना चाहूंगा कि इन दोनों में से इस साल 101% लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग लिख के रख लीजिए। रीजन इज ओनली वन बेटा, अपना जो गेसिंग पॉइंट नहीं कह रहा हूं, एक्सपीरियंस कह रहा है, बड़े क्वेश्चन इसमें से मत छोड़ना, टाइम लगेगा बट आप लोगों को अगर बड़ा कुछ करना है तो बेटा मत छोड़ना प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से कर ले, और एक चीज मत करना कि सर ग्रामर पढ़ा दीजिए, सर ये चीज कर दीजिए, सर वो, देखो समय दो अपने आप को, डेफिनेटली सारी चीजें हो जाएगी, विश्वास करो, ट्रस्ट करो, बहुत अच्छा वर्क करोगे आप लोग, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कभी भी लाइफ में मीन्स कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आप लोग खुद नहीं हारोगे। कोई सी बड़ी चीज करना, स्टेट टॉपर आना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर आना है, तो बेटा एक चीज तो 101% श्योर है, डन है, कि समय लगेगा उस चीज में, ठीक है। तो हारो मत, अच्छे तरीके से मेहनत करो। अब आ रही है अपनी थैंक यू की बारी बेटा, ये रहा आपका थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे सुना, समझा, जाना, और आई होप कि आप लोगों को सभी को ये चैप्टर्स पसंद आया होगा। मेहनत में कोई कसर मत करना बेटा प्लीज, आई होप दैट आप सब लोग मेहनत करेंगे अच्छे तरीके से, और अगर आप लोगों ने मेहनत में कसर करी तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। सो बस इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। लव यू गाइस, मिस यू, अच्छे से मेहनत करना, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्टर में, ठीक है, और मेहनत अच्छे तरीके से करते रहना, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप वर्किंग।